अगर अटल जी का भी वश चलता, उनके पास जो प्रचंड बहुमत होता जैसा नरेंद्र मोदी जी के पास है, तो निश्चित अटल जी 370 को ख़त्म करने का प्रयास करते, लेकिन प्रयास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास वो बहुमत नहीं है। ऐसा नहीं होता, एक ही फिल्म को देखते देखते लोग बोर हो जाते हैं। एक ही फिल्म को 5 बार देखना पसंद नहीं करते, लगता है कि कोई, तो अब नीतीश कुमार का जो ऑरा था वो खत्म हो गया। देखिए, नंबर वन, these allegations have nothing to do with the government. You are comparing with 2G. In 2G, it was the government. Government was involved. With nowhere government is involved in all these things. I don't know the details about the allegations. I only go through very casually. तो इसमें गवर्नमेंट कहाँ है? दूसरी बात है कि राजस्थान में तो उन्हीं की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और अडानी को मुझे आज ही कोई पार्लियामेंट में कांग्रेस का ही नेता बता रहा था कि थ्रोवे प्राइस पर उनको ज़मीन दिया। तो कहने का मतलब है कि भाई, आप अगर अडानी को कोई कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से मिला तो आज तक तो कोई आपने रेज नहीं किया, आप कोर्ट में जाते। अगर सपोज अगर मान लीजिए कि सरकार उसका ठीक से जवाब नहीं दे रही, यू कुड हैव बीन गॉन टू द कोर्ट कि इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फेवर हैज़ बीन, अडानी हैज़ बीन फेवर्ड। तो आज तक तो कोई अडानी को गवर्नमेंट ने कोई फेवर किया, इसका कोई कॉन्क्रीट प्रमाण भी कोई बिड हो रहा है। और आज के समय में इतनी ट्रांसपेरेंसी 25 साल पहले की बात नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कोई किसी बिड को प्रभावित नहीं कर सकता, कोई किसी बिड को मैनेज नहीं कर सकता है। तो अगर अपने बलबूते कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर, तो वो तो एक बीजेपी को ये दिखाना चाहते हैं कि बड़े लोगों की पार्टी है। तो ये भूल जाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को बीजेपी ही मुफ्त में गेहूँ देने का काम कर रही है। तो बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर आज तक कभी ये स्टिक नहीं हुआ, ना हो सकता है। तो इसलिए ये जो, और जेपी से हर चीज़ में जेपी से, मैं तो जब से पार्लियामेंट में आया हूँ पहले भी सुनता था, लेकिन जाए तो हर चीज़ में जेपी से। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे बच्चों का कोई कमेटी बनाते थे हम लोग, असेंबली से कमेटी हो गई है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई मुद्दा होना, कुछ होना चाहिए ना। इसलिए डिसरप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप हाउस चलाइए, अपनी बात कहिए, और अगर कोई सरकार नहीं माने तो कोर्ट में जाने के लिए फिर आज आखिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर आज कोर्ट में लोग गए ना, या राफेल को लेकर कोर्ट में गए ना। अगर सरकार ठीक से जवाब नहीं दे रही है तो यू आर फ्री टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, टू द हाई कोर्ट। तो रिकोर्स तो बहुत है डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास जो है, कि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग स्थिति है, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी अलायंस करेंगे। भाई, आज बिहार के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर अभी हम लोग बाई इलेक्शन के अंदर चुनाव लड़े, उन लोगों का सपोर्ट मिला हमको। अभी तो और चुनावी साल भर देर है। तो इसलिए राजनीति में इतनी तेज़ी से बदलाव होते हैं कि मीडिया को मालूम होने के पहले बदलाव हो जाता है। तो इसलिए कब कहाँ क्या बदलाव होगा, कौन अलायंस। और देखिए, राजनीति में इंडिया में आप देख रहे, कोई एक पार्टी का, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, तो शायद ही कोई पार्टी होगी जिसने बीजेपी के साथ कभी अलाइन नहीं किया होगा। चाहे ममता बनर्जी, डीएमके, अन्ना डीएमके, टीडीपी, वाईएसआर, कोई भी पार्टी शायद ही कोई होगी। मैंने अब आम आदमी पार्टी तो शायद नहीं अभी तक है, लेकिन 99.9% पार्टियां जो बीजेपी के साथ कभी ना कभी। बिहार असेंबली ने 2 बार प्रस्ताव पारित किया, बीजेपी उस प्रस्ताव के साथ ही सर्वसम्मत प्रस्ताव था, काउंसिल ने पारित किया। ऑल पार्टी डेलीगेशन गया मिलने के लिए पीएम से, झारखंड का भी और बिहार का भी, उसमें बीजेपी शामिल थी। जब सोशो इकोनॉमिक सर्वे पर 2010 में या 11 में पार्लियामेंट के अंदर जब डिबेट हुई, तो गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव यादव ने सपोर्ट में भाषण किया। बीजेपी वॉज इन फेवर ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे और सेंसस, वट एवर यू कॉल। और बिहार के अंदर जब निर्णय हुआ तो बीजेपी की सरकार ने निर्णय किया ना, जो तेजस्वी यादव थोड़ी थी सरकार में। डिप्टी सीएम तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी थी। इट वॉज बीजेपी गवर्नमेंट डिसीजन फॉर हैविंग कास्ट सर्वे। तो इसलिए बीजेपी को इसमें क्या दिक्कत, अगर कोई राज्य चाहता है, इट इज़ फॉर द स्टेट टू डिसाइड। इसलिए जब बिहार में हुआ तो इसमें क्या, हमको क्या नुकसान है भाई, अगर हेड काउंट हो जाए, आप करना चाहते हैं
तो आप कर लीजिए। और एक चीज़ और बता दें, हेड काउंट करेंगे भी अगर आप, तो पहले भी तो मालूम, ऐसा थोड़ी कि मालूम नहीं किस कम्युनिटी की कितनी संख्या, ये एक टेंटेटिवली सभी लोगों को जानकारी है। क्योंकि 1931 का जो कास्ट सेंसस था उसके आधार पर लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ठीक है कि आप जिसको 10% सोच रहे थे वो हो सकता है कि 8% हो या 11% हो जाए, लेकिन 10% वाला 2% नहीं ना हो जाएगा। इसलिए यादव कितने बिहार में, राजपूत कितने, भूमियार कितने हैं, ये मोर और लेस सभी लोगों को इसकी जानकारी है। लेकिन ठीक है, नीतीश जी चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो और इसका एडवांटेज लेना चाहे तो सरकार ले सकती है। अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स को बनाने में अगर इसका यूज़ करना चाहे तो सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है। और इसके पहले तेलंगाना ने किया या कर्नाटक ने किया, तो ये कोई पहली बार सर्वे, 2 स्टेट में ऑलरेडी कास्ट सर्वे हो चुका है। तो इसलिए वो इतने बड़े देश के अंदर इतनी हजारों जातियां हैं, फिर टाइटल, सब टाइटल, गोत्र, जब जाएंगे तो कौन जाता है तो झा जी हूँ, तिवारी जी हूँ, तो पांडे जी हूँ, कुछ भी लिखा देगा और उसे नोट कर लिया। तो ब्राह्मण के 40 नाम से ब्राह्मण हो गया, 60 नाम से यादव हो गया। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कोई स्टेट करना चाहे तो कर सकता है, उसमें तो फ्री है, उसमें कहाँ कोई रोक है। ऐसा है कि यूथ और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा तो हमारे ही साथ है। भाई कहाँ कांग्रेस के साथ है, कितने यूथ हैं कांग्रेस के साथ। और एक समय में कांग्रेस के साथ तो कभी यूथ नहीं रहा, भले यूथ कांग्रेस उनके पास रही होगी। हाँ, यूथ का एक बड़ा सेक्शन एक ज़माने में लेफ्ट लोगों के साथ हुआ करता था। हम लोग जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे और बाद में भी, अब SFI ये सब का तो JNU छोड़ करके नामो निशानी नहीं है। ऐसा का कहाँ है, उनका टोटल 10 कैंपस में कुछ 10-5 लोग होंगे। इसलिए आज भी कैंपसेस में जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो हमारी विचार परिवार की सबसे बड़ी ताकत है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे अब बीजेपी का इधर के दिनों में आपने देखा होगा कि बीजेपी के मंत्री कैंपसेस में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और पार्टी ने ये भी डिसाइड किया कि हम कॉलेज में जाकर, यूथ का मतलब होता है कॉलेज के बाहर को हम यूथ कहते हैं। नॉर्मली कॉलेज में पढ़ने वाला 18 से लेकर 22, 23, 24 साल का लड़का रहता है, उसके बाद जो रहता है वो यूथ, या उसको अब स्टूडेंट एंड स्टूडेंट यूथ वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो स्टूडेंट कैंपस है, अब 1-2 कैंपस छोड़ दीजिए ना, और JNU में भी कहाँ 2 साल में क्या होगा, 2 साल 3 साल में कोई उस तरह की कोई घटना तो मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। बाकी तो हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है। तो अब तो हमारे मिनिस्टर्स भी कैंपसेस में जाकर, भी गजेंद्र सिंह शेखावत का ही कोई इरादा, कहीं किसी कैंपस में गए थे राजस्थान के अंदर, तो अभी मिनिस्टर्स जाएंगे कैंपसेस में भी और वहाँ भी जाकर सरकार की बातों को रखेंगे। तो हमको तो गर्व है कि सबसे ज़्यादा यूथ और स्टूडेंट जो है वो आज भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं बात है कि जो आइडियोलॉजिकल मुद्दे हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल जी अडवाणी तक मुद्दे थे, उस समय स्थिति नहीं थी कि हम उसको लागू कर सकें। हमारा अपना बहुमत नहीं था, अलायंस जो पार्टनर्स थे उनका दबाव था। आज बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार में है, हमारे अलायंस के सहयोगी हैं, लेकिन अपनी ताकत पर हैं। तो अगर अटल जी का भी वश चलता, उनके पास जो प्रचंड बहुमत होता जैसा नरेंद्र मोदी जी के पास है, तो निश्चित अटल जी 370 को ख़त्म करने का प्रयास करते। लेकिन प्रयास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास वो बहुमत नहीं है। तो इसलिए ये हार्ड और मॉडरेट का विषय नहीं है। कुछ मुद्दे हमारे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, और जिन मुद्दों के बारे में हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। अच्छा, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए स्टेट्स के अंदर जो है, लेकिन देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है थोड़ी फोर्स किया जाना, थोड़ी कुछ इश्यूज़ पर तो सहमति बन सकती है ना, कि भाई एक बहुविवाह नहीं होगा, पॉलीगेमी नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, मोनोगेमी, इस पर तो सहमति बन सकती है ना। डाइवोर्स के बारे में सहमति बन सकती है ना। अरे कुछ चीज़ों पर सहमति, देखिए भाई फोर्स कुछ भी नहीं हो सकता है, और फोर्स हम करेंगे भी नहीं, लेकिन जिन चीज़ों पर सहमति बन सकती है, विमेन का मैरिजेबल एज 1 होना चाहिए, इस पर क्यों नहीं सहमति बन सकती है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये कदापि मतलब नहीं है
जो कई बार जो हमारे विरोधी प्रचार करते हैं कि भाई सब चीज़ समान हो जाएगी, ट्राइबल कल्चर में कोई चीज़ें हैं तो उसके अंदर हर एक्ट के अंदर कुछ एग्जम्पशन रहता है ना, तो हम अलाउ कर सकते हैं ना कि भाई ठीक, अगर मिज़ोरम के अंदर उनके कल्चर में ये चीज़ है तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन राज्यों को विशेष अधिकार दिया गया कि नहीं दिया गया, ये उनके लिए जो है। इसे ये कुछ चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी और धीरे धीरे आ भी रही है। मैं देख रहा हूँ कि अपने आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ रही है। तो इसीलिए ये हार्ड और मॉडरेट का सवाल नहीं है, ये बीजेपी में है तो हमारी ये आइडियोलॉजिकल ये हमारा मुद्दा और उसके साथ हम सब लोग स्टैंड करते हैं। नहीं, मैं उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्टैंड कोर्ट में नहीं लिया है, तो लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक अ स्टैंड ऑन दिस इशू। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे पूछिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं कर रहा हूँ, मैं अभी एक सप्ताह पहले गया था बनारस, एक पर्सनल फंक्शन में, प्राइवेट फैमिली फंक्शन में, और काशी विश्वनाथ मंदिर का मैं दर्शन करने गया। और मैं बनारस कम से कम 500 बार जा चुका हूँ, यानी बचपन से लेकर अभी तक। तो क्या वो जो बिना कितना भव्य बना है, क्या बना है, वो एक अलग विषय है। और ठीक जैसे से मस्जिद वहाँ खड़ी है तो वो तो और लोगों को याद कराती रहती है। मैंने अपने से जो नहीं गया होंगे, मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार जाइए ज़रूर, ताकि नया कम से कम 1000 साल तक लोग याद रखेंगे कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर हुई थी। उसने ये बौद्ध गया का टेम्पल रिनोवेट उसने किया, काशी विश्वनाथ के मंदिर का रिनोवेट उसने किया, और 50 मंदिरों को। तो जिस तरह से आज काशी विश्वनाथ के मंदिर का रिनोवेशन हुआ है, तो 1000 साल तक तो कम से कम नरेंद्र मोदी को लोग याद रखेंगे। सब एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने और इस तरह का रिनोवेशन किया, और 1000 साल बाद ही उसकी जरूरत पड़ेगी ना रिनोवेशन करेंगे। तो जो मस्जिद वहाँ खड़ी है जिस तरह से, तो अनावश्यक जाने वाले व्यक्ति को इरिटेट करती है, वो बार बार याद कराती है। तो इसलिए, लेकिन इसके बारे में अब ये जो विषय है, इस विषय के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रुख लेती है, क्या स्टैंड लेती है वर्शिप और बाकी एक्ट के बारे में। लेकिन मुझे लगता है जरूर है व्यक्तिगत तौर पर कि मुस्लिम समाज के लोगों को आगे आकर ऐसे कुछ जगहों को ज़बरदस्ती जैसा कोई चीज़ हम, जैसे लगता है कि हमारे प्रॉपर्टी में कोई घुसा हुआ बीच के अंदर, आपके बाउंड्री वाले यहाँ तक और 20 फीट भीतर में कोई इंक्रोच कर रहा है, देखने में वैसा ही लगता है। तो मुस्लिम समाज को आगे आकर, लेकिन कोई भी चीज़ जोर ज़बरदस्ती से होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि भाई फोर्सिबल होना चाहिए, लॉ के द्वारा हो या फिर समझती है। लेकिन आज वो बीजेपी के एजेंडा में नहीं है। देखिए, अगर मुझे उनको कोई सलाह देनी हो तो मैं ग्रेसफुल एग्जिट करना, ये मैं सलाह दूंगा। कि राजनीति में एक समय होता है कि लोग कहते हैं इनको चला जाना चाहिए, बहुत हो गया, और दूसरा कहते हैं कि अरे भैया क्यों चले गए। मैं जब दिल्ली आ गया तो वर्कर से लेकर आम लोग कहते हैं कि भैया अरे ये क्यों चले गए, इनको तो रहना चाहिए था। और एक स्टेज होता है कि अरे भाई बहुत हो गया, इनको चला जाना चाहिए। तो हर आदमी का, हर लीडर का अपना एक फेज, एक समय होता है। वो कोई अच्छा काम करता तो भी जैसे नहीं होता, एक ही फिल्म को देखते देखते लोग बोर हो जाते हैं। एक ही फिल्म को 5 बार देखना पसंद नहीं करता, लगता है कि कोई। तो अब नीतीश कुमार का जो ऑरा था वो खत्म हो गया। मन इसलिए नहीं कि हम लोग से अलग हो गए, हम लोग के जब साथ थे तो भी हम लोग जानते थे, ठीक है, ले हमारी मजबूरी भी है, हमको उनके साथ करने का लाभ भी था। एक वोट बैंक भले ही कुछ कम भी हो गया, लेकिन दोनों मिल गए तो वो वोट बैंक इंटैक्ट था। लेकिन हम लोगों ने जब 2020 में 3 सर्वे कराया, तो अमित शाह जी ने मुझे तीनों सर्वे दिखाए जिसमें नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना नीचे चला गया, और वह उनके लोगों को हम लोगों ने दे दिया कि एक बार अपने नेता को दिखला दीजिए कि आपको मालूम पड़े कि सर्वे में क्या है। लेकिन नेता जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता या एक्सेप्ट करता, बोलता नहीं। तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है ना, ये भी कारण है, लगातार बदलते रहना, ये सब भी कारण है। और फिर 2005 से 10 में जितना बेटर चला सरकार, बाद के दिनों में धीरे धीरे उसके अंदर जो है गिरावट आती चली गई।
तो इसलिए वो अब समय उनका आ गया है। देखिए वो केंद्र की राजनीति में क्या कर सकते हैं, बहुत हुआ तो केंद्र मंत्री बन गए, तो उनका स्टेचर केंद्र मंत्री बनने का नहीं है। केंद्र में तो पावरफुल रेल मंत्री वो रह चुके हैं, मुख्यमंत्री उन्होंने हैंडओवर कर दिया कि अगला नेतृत्व वो करेंगे। तो इसके लिए ग्रेसफुली एग्जिट करना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में रहना, गाइड करना, बाकी करना। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग उनको याद रखेंगे, और नहीं तो मैं जो देख रहा हूँ तो मुझे भीतर से दुख होता है मेरे मन में। आज भी उनके प्रति मैंने काम किया साथ में, तो मैं उनके गुणों को जानता हूँ, तो मुझे माने दुख होता है कि वो समझ नहीं पा रहे।